के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं ओम प्रकाश गिरी क्लास 12th बायोलॉजी की बात आपके साथ कर रहा हूं। इस रेफरेंस में आज की क्लास में हम बात करेंगे पुराने क्वेश्चन पेपर। एक्चुअली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ये बहुत मैंडेटरी है। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि मैक्सिमम जितने पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनका रिवीजन आपके साथ कर लिया जाए। तो इस क्रम में आज ये आपके सामने जो दिख रहा है ये MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। 2024 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोगों ने कलेक्ट किया है और उसको सॉल्व करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये इस रेफरेंस में बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद और अंगुलियां विकसित होती हैं। तो अगर ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है माँ के गर्भ में बच्चे का, तो उसमें ऑलमोस्ट 3 महीने तक, ये याद रखिएगा कि 3 महीने तक पूरे शरीर का विकास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली पूछा क्या जा रहा है, पाद और अंगुलियों के विकसित होने। तो ये इसका आंसर हमारा होगा 2 माह। 2 माह पूरे होते होते उसके जितने भी लिम्स हैं, हाथ और पैर, उनकी उंगलियाँ ये विकसित हो जाती हैं और इसके बाद ऑलमोस्ट 3 महीने तक उसका पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करने वाला कौन सा स्ट्रक्चर है। तो इस रेफरेंस में अगर हम बात करें, आंसर्स हमारे आ रहे हैं प्राथमिक पुटक, पीतपिंड, श्वेतपिंड, ग्राफी पुटक, सबका सिक्रीशन है। लेकिन यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा को जो बढ़ाने का रोल है वो पीतपिंड, एलो पिंड का काम होता है, जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है। तो अंडाणु जो घिरा होता है वो घिरा होता है कोरोना रेडिएटा से, और ये कीट रीट के साथ घुड़ा होता है, जिससे कि बाद में जब एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन ये कोरोना रेडिएटा हटता है और उसके बाद वो डेवलप होता है। फिर दूसरा स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन होता है और बनता क्या है, जाइगोट की संरचना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है। हैप्लॉयड कौन सी है। हैप्लॉयड पूछा जा रहा है, यानी कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, N। हम जानते हैं 2N है तो डिप्लॉयड है और N है तो हैप्लॉयड है। तो युग्मनज ऑलरेडी 2N है। द्वितीयक अंड ये हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि हैप्लॉयड सेल है। प्राथमिक अंड होता है तो इसमें मियोसिस होगा और इसके बाद N बनेगा। अंडजननी कोई करेक्ट आंसर नहीं है, तो ये हमारा आंसर हुआ 4th का B, द्वितीयक अंडक। नेक्स्ट की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एक नई नर गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉयडल है उसे क्या कहते हैं। ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आपको याद रखना चाहिए। नॉन स्टेरॉयडल है और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ की बनाई हुई गोली है। इसका बहुत नाम है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सहेली को आप याद रखेंगे, आंसर बहुत आसान है, सहेली आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोल रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर, ग्रोथ रेट क्या थी। ऑप्शन हमारे हैं 1.10, 3.7, लगभग 2%,
3%। तो एक्चुअल में 2001 की जनगणना में जो ग्रोथ रेट थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी, वो लगभग 1.93% काउंट की गई, और इसको एग्रीगेट करके हम कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर सी है, लगभग 2%। इज इट ओके? तेजी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और आज के वीडियो में फर्स्ट 35 क्वेश्चंस मैं इस लूँगा और नेक्स्ट 35 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। एक्चुअल में वीडियो बहुत लंबा हो जाए तो आप बोर होने लगते हो, तो ऐसा भी नहीं चाहते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है? तो अंतः इंटरनल यूटेरस युक्त हार्मोन मोचक है। तो इनमें 4 ना ऑप्शंस दिए हैं, मल्टीलोडेड 375, LNG 20, लिपेज लूप, कॉपर टी। तो इनमें सबका अलग अलग रोल है। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा LNG 20। ये अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं धीरे धीरे हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए की प्रकृति के बारे में असत्य है? आपको ध्यान देना है, क्या पूछ रहा है? असत्य, गलत क्या है? डीएनए का अर्थ संरक्षी प्रतिकृति होती है, ये बात सही है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन होता है डीएनए में। दूसरा पूछ रहा है डीएनए की प्रतिकृति का प्रमुख एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है, ये भी बात सही है। डीएनए पॉलीमरेज ही रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, कंट्रीब्यूशन है। थर्ड क्या है? प्रतिकृति में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है, ये भी बात सही है। तो लग तो यही रहा है कि डी ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। क्या लिख रहा है? डी, डीएनए की दोनों लड़ियों पर प्रतिकृति सतत होती है, यही स्टेटमेंट गलत है। यहाँ सतत जो शब्द है, सतत के जगह असतत हो जाएगा। पूछिए कैसे? एक पर कॉन्टिन्यूअस होता है, सतत होता है, और दूसरी लड़ी पर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, जहाँ पर कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है, ये हमारा आंसर होगा। इज इट ओके? एकदम बिल्कुल थारोली एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। एमसीक्यू का मतलब है कि एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन छिपे होते हैं, इनको समझने की कोशिश करते रहें। निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए की बात पूछ रहा है, आरआरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है? ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है आरआरएनए का? तो आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ हम ये ध्यान रखेंगे कि आरआरएनए का रेप्लिकेशन आरएनए पॉलीमरेज ही करेगा, बट वो आरएनए पॉलीमरेज 1 होगा। सबके अलग अलग रोल हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज के लिए हमारा ऑप्शन आरएनए पॉलीमरेज 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों, मतलब एक से ज़्यादा कोड द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं? हम जान रहे हैं कि कहीं भी किसी भी अमीनो अम्ल के संश्लेषण के लिए कोडोन रिस्पॉन्सिबल है, जो ट्रिपलेट्स होते हैं। अब इसमें एक से अधिक, ऐसे कोडोनों को क्या कहते हैं? एक से अधिक, तो यहाँ पर ऑप्शन है असंदिग्ध, अपहासित, विशिष्ट और आरएनए पॉलीमरेज। तो ये आरएनए पॉलीमरेज तो होगा ही नहीं, बिल्कुल ये एंजाइम है। अब ये 3 ऑप्शंस बचते हैं। इन 3 ऑप्शंस में हमारा सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? अपहासित, डीजेनरेटिव कोडोन, जो डीजेनरेट हो जाते हैं वो कोडोन ही है यहाँ पर, जो कि अमीनो अम्ल का एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ये कंडीशन होगी। नेक्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लैक ओपेरान आ गया।
लैक ओपेरान में वाई जीन की भूमिका क्या है? अलग अलग जीन है, ऑप्शंस क्या है? 1A बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का कूट लेखन, परमिएज का कूट लेखन, दमनकारी जीन का कूट लेखन, ट्रांस एसिटिलेज का कूट लेखन। तो लैक ओपेरान में वाई जीन क्या करता है? ये दमनकारी जीन का कूट लेखन करता है। 12th पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पूरा जीव प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? पूरा जीव विज्ञान यानी कि प्लांटियोलॉजी, जिसमें कि हम बता दें, बहुत आसान है। पूरा जीव प्रमाण एविडेंस, ये इवोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है। तो किस प्रमाण के बारे में बात हो रही है? तो यहाँ पर प्रमाण जो है पुराजीवी प्रमाण भ्रूणीय विकास की बात करता है। हम अलग अलग, ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर, बी तुलनात्मक शरीर विज्ञान कंपैरेटिव जीवाश्म, अपसारी विकास, तो इसमें भ्रूणीय विकास नहीं होगा, तुलनात्मक शरीर विकास नहीं होगा, अपसारी विकास नहीं होगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा? जीवाश्म, फॉसिल्स की स्टडी की जाती है प्लांटियोलॉजी में। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। 13 तुल्य रूप संरचनाएं क्या है? तो ये तुल्य रूप संरचनाएं क्या होती हैं? ये संरचनाएं किस विकास को दर्शाती हैं? अपसारी, डाइवर्जेंट, अभिसारी, कन्वर्जेंट, समानांतर, पैरेलल, साल्टेशन, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो यहां हमारा सही आंसर होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अभिसारी विकास। क्वेश्चन 14, ये भी इवोल्यूशन से चैप्टर से है, विकास के चैप्टर से है। क्या पूछ रहा है? प्रागैतिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई? ऑप्शंस हैं 1800 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व, 75,000 वर्ष पूर्व, 40,000 वर्ष पूर्व। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा है, बहुत नियरेस्ट वाला भी नहीं है और नियरेस्ट भी है, दैट इज द 1800 वर्ष पूर्व। ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं, 18,000 साल पूर्व ये गुफाओं में चित्रों का वर्णन हुआ। ये बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। देखते हैं, दूध में दही, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? खूब जानते हो ऑप्शन, क्या हो सकता है? विटामिन B12, A, C, B6। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? विटामिन B12 की मात्रा बढ़ती जाती है। दूध के जब दही में बदलता है तो जब उसका फर्मेंटेशन होता है, बैक्टीरियल LBA होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का काम होता है, तो विटामिन B12 की मात्रा बढ़ती जाती है। ये इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की? किसी बैक्टीरिया पर ही काम कर रहे थे, तो पेनिसिलिन की कहानी कोइंसिडेंशियल है। उसमें कहानी क्या हुई थी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक देखा कि एक पेट्री डिस्क में पाए जाने वाले बैक्टीरिया सारे खत्म हो गए। वो कल्चर करा रहे थे, तो उन्हें दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने इसको समझने की कोशिश की कि आखिर इसमें के बैक्टीरिया मारे कैसे गए। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, उस पेट्री डिस्क की स्टडी की, तो उन्होंने पाया कि उसमें एक दूसरे किस्म की बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो गया है। तो वहाँ से पेनिसिलिन की खोज की, और वो एक तरह के बैक्टीरिया थे, वो थे स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम। स्टैफिलोस टर्म जो है, उस बैक्टीरिया के ग्रुपिंग किस तरह से वो रहते हैं। जब बंच में बैक्टीरिया होंगे, इस तरह से, जैसे अंगूर का गुच्छा है, इस तरह अगर बैक्टीरिया पाए जाते हैं एक साथ,
तो दैट कंडीशन इज नोन एज द स्टेफाइलो, बस इतना टर्म, कोकस राउंड शेप्ड बैक्टीरिया तो स्टेफाइलो पाए जाते हैं। अगर स्ट्रेप्टो होंगे तो वहाँ चेन बनाते हैं बैक्टीरिया। एसिटोबैक्टर तो एक नाम है और लैक्टोबैसिलस भी दूसरा नाम है, तो हमारा ऑप्शन होगा क्या, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। आंसर 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है तो इसमें से किसी एक केमिकल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन को रोक देता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा की बननी कम हो जाती है, बंद हो जाती है, ऑलमोस्ट बंद तो नहीं होती, कम हो जाती है। प्रोटीएज ये तो एंजाइम है, स्ट्रेप्टोकाइनेज ये भी एक एंजाइम है, पेनिसिलिन ये एक एंटीबायोटिक है, हम सब जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो रहा है, एस्टैटिन। एस्टैटिन दैट इज द रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, ये काम करता है एस्टैटिन। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता को क्या कहते हैं? वो क्षमता कि एक सेल, एक सिंगल सेल दैट कैन चेंज इनटू ए कंप्लीट प्लांट, एक पूरे पौधे के रूप में वो डेवलप हो जाए, इस बात को पूछा जा रहा है। तो क्या है, ऊतक संवर्धन, ये तो एक विधि है, बहुसशक्ता, पूर्ण सशक्ता और सूक्ष्म प्रवर्धन। ए और डी तो दोनों विधियां हैं, मसला है हमारा आंसर इन्हीं दोनों में छिपा हुआ है। तो वो है पूर्ण सशक्ता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी इज दैट कैपेसिटी इन विच ए प्लांट सेल कैन बी डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। सही आंसर हमारा क्या हुआ, टोटीपोटेंसी, पूर्ण सशक्ता। ये इंटरेस्टेड है। हिसार लैंड निम्नलिखित जानवरों में से किसकी नस्ल है? हिसार लैंड एक नाम दिया गया, हिसार टर्म है वहाँ पर, हमारे हिंदुस्तान का हरियाणा का एक क्षेत्र है। तो गाय को, भैंस को, भेड़ को, मुर्गा को, तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारा भेड़, सी आंसर के साथ हम जाएंगे। 20 किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोज़ेक वायरस प्रतिरोधी, येलो मोज़ेक वायरस का प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया? मूंग दाल, उस तरह की वैरायटी किस मेथड से डेवलप की गई जिसमें कि येलो मोज़ेक वायरस नहीं अटैक कर सके? तो क्या है, उत्परिवर्तन, प्रजनन, प्रस्तुतीकरण, संकरण और ऊतक संवर्धन। तो इसमें हमारा आंसर आ रहा है सही, उत्परिवर्तन प्रजनन। इसके विधि द्वारा इस तरह की मूंग की प्रजाति डेवलप की गई जिसमें कि येलो मोज़ेक वायरस अटैक नहीं कर सकते। ये बहुत इंटरेस्टेड है, कॉमन क्वेश्चन है। डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण क्या है? ऋण आवेशित होना, धन आवेशित होना, आवेशित होना, दोनों तरह के आवेश। तो ये दोनों चीज़ें तो समझ में नहीं आ रही, दोनों तरह के आवेश का कोई मतलब नहीं है। आवेशित होना भी कोई आंसर नहीं है, बचता है ये। तो इसमें हम किसके साथ जाएंगे? ऋण आवेशित होना, ये निगेटिवली चार्ज होते हैं, जबकि हम जान रहे हैं कि जो हिस्टोन प्रोटीन है, जब डीएनए पैकेजिंग हमने पढ़ा था तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। डीएनए पैकेजिंग, एक्चुअली ये तो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफोरेसिस, लेकिन इस बात को शुरुआत वहीं हो गई थी कि डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसी से बॉन्डिंग होती है, डीएनए की पैकेजिंग होती है। तो ऋण आवेशित होना। 22 निम्नलिखित में से कौन पौधों के कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पौधों में क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहिए या रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोपोगेशन पूछा जा रहा है। तो इनमें से कौन सी विधि
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए उत्तरदायी नहीं है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं होता है, जिससे कि अब इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शंस क्या है? भूस्तरिका, सलकंद, प्रकंद। तो इन तीनों की बात करें तो ये कहीं ना कहीं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जुड़े हुए हैं, तीनों का कंट्रीब्यूशन है। हमारा ऑप्शन आता है डी, मुकुलन बडिंग जेम्यूल फॉर्मेशन, जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से नहीं रिलेट करता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आएगा, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हम फिर चले गए प्लांट की ओर। मर्केंसिया के मादा थैलस पर एंथेरिडिया पर रहते हैं। कारा उभयलिंग आश्रयी है, ये तो सही बात है। द्विगुणित जीन अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मक बनाते हैं, ये भी ठीक है कहानी। लेकिन यहाँ क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु बनते हैं, ये भी बात कुछ हद तक सही लग रही है। तो हम यहाँ देखते हैं मादा थैलस अगर है तो मादा में एंथेरिडिया नहीं आर्किगोनिया होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है ए, मार्केंसिया के मादा थैलस पर एंथेरिडिया रहते हैं। एंथेरिडिया की जगह हमको क्या लिखना होगा? आर्किगोनिया लिखना होगा, तब हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ये स्टेटमेंट गलत है ये, और हमारा आंसर भी यही है। नेक्स्ट 24, निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? इंटरेस्टेड क्वेश्चन है लेकिन आसान है। क्या ऑप्शंस दिए गए हैं? जलकुंभी, बांस, लैंटाना, पार्थेनियम। पार्थेनियम तो ग्रास तो पूरे हिंदुस्तान के लिए समस्या हो चुका है। लैंटाना का कोई रोल नहीं है। बांस को कभी भी हम आतंक नहीं मान सकते, प्रोडक्टिविटी इसकी अच्छी है। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वाटर हायसिंथ या जलकुंभी। ये वहाँ की वाटर बॉडीज जो भी हैं, जहाँ भी क्लोज वाटर बॉडीज है, अगर मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया से जो गंगा जा रही है तो इनके थ्रू अगर जलकुंभियाँ जाती हैं तो वो उनकी वाटर बॉडीज में कलेक्ट हो जाती हैं और वहाँ की प्रोडक्टिविटी को बहुत डैमेज करती हैं। इसी से इसको बंगाल का आतंक कहा जाता है, जलकुंभी को, वाटर हायसिंथ। 25, ये क्या हो गया? रुक जाओ। हाँ, निम्नलिखित में से कौन बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? कौन सा स्ट्रक्चर लघु बीजाणुधारी? माइक्रोस्पोरेंजियम की बात हो रही है तो अंतस्थीसियम, टैपेटम, ये दोनों उसके हिस्से हैं। ये तीसरा बाह्य त्वचा, ये भी उसी का हिस्सा है। हमारा ऑप्शन सही है, आंसर बीजांड द्वार। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पार्ट का है, न कि इस लघु बीजाणुधानी में है। ये बीजांड द्वार वो है जहाँ से कि एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की। 26, सॉरी, हाँ फिर प्लांट से क्वेश्चन आ गया। चलो, आवृत बीजी पौधों में किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं, 2 मेल गैमेट? तो जाहिर सी बात है कहीं से बनेंगे। क्या ऑप्शंस दिए जा रहे हैं? कायिक कोशिका, वेजिटेटिव कोशिका, ये ऑप्शन नहीं होगा। वेजिटेटिव से तो रिप्रोडक्टिव सेल बनेगा नहीं। जनन कोशिका, सी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यहाँ भी नहीं है, लघु बीजाणु नहीं। हम जनन कोशिका के साथ जाएंगे। जनरेटिव सेल्स जो होती हैं वो क्या बनाती हैं? मेल गैमेट्स बना रही हैं इन ऑप्शंस में। 27, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? अंड समुच्चय मैं दिखा दे रहा हूं डायग्राम। मिल गया आंसर? अब खोजिए, इसी स्ट्रक्चर से रिलेट कर रहा है। तो ऑप्शंस क्या है? सहायक कोशिका, अंड, प्रतिव्यासांत कोशिका,
तंतु रूप समुच्चय। तो मेरी समझ से सारे के सारे स्ट्रक्चर्स एसोसिएट कर रहे हैं किससे, अंड समुच्चय से, इस सेट से। लेकिन हमको ऑप्शन इसी 4 में से तलाशना है। तो ये फिलीफॉर्म अपरेटस तंतु रूप समुच्चय यहाँ इनके अंदर होते हैं, तो इस वजह से इस ऑप्शन को हम बेस्ट ऑप्शन मान के चलेंगे। हमारा ऑप्शन होगा डी, तंतु रूप समुच्चय। 28, घास के बीज में क्या है भाई, प्रसल्क स्क्यूटेलम को क्या कहते हैं? आसान क्वेश्चन है। जितने भी मोनोकाट्स हैं, तो मोनोकाट्स में क्या हो जाएगा ऑप्शन, भ्रूणपोष, बीज पत्र, बीज आवरण, भ्रूणीय अक्ष। तो भ्रूणीय अक्ष नहीं होगा, बीज आवरण नहीं होगा, ये दोनों तो बिल्कुल रिजेक्ट हो गए। स्क्यूटेलम बच गया, 2 भ्रूणपोष और बीज पत्र। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, बीज पत्र, ये स्क्यूटेलम को कहते हैं। ऑप्शन 29, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है? एक केमिकल है, सिंथेसाइज किया जाता है और बहुत ही काम का है। तो लग रहा है कि दवा ही है। एम्फासेमा अस्थमा के उपचार में, कीटनाशक प्रोटीन के रूप में, मधुमेह के उपचार में। तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। एम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट में इस अल्फा 1 ट्रिप्सिन का बहुत अच्छा रोल है और इसका डॉक्टर्स यूज करते हैं। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है? मैग्नीफिकेशन किस तरह से प्रोडक्शन किया जाता है भाई? तो न्यूक्लिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए इन चारों में से सबसे अच्छी कौन सी विधि है? ट्रांसफॉर्मेशन ये कोई विधि नहीं है, ट्रांसफेक्शन तो टर्म ही कुछ उल्टा सीधा लिखा गया है। और सूक्ष्म प्रवर्धन तो ये तो पौधों में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए यूज करने वाला टर्म है। तो हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन क्या आ रहा है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वो विधि है, मेरेज चेन रिएक्शन वो विधि है जिससे कि न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। 31, आज का वीडियो अब वाइंड अप करूंगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। किस पीएच पर बैसिलस थ्यूरिजेंसिस बीटी जो बैक्टीरिया है के कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाते हैं? तो ये बैसिलस थ्यूरिजेंसिस के नाम पर ही बीटी कॉटन आया। बीटी कॉटन की वैरायटी हमने डेवलप की है। तो ये जो कीट प्रोटीन है किस मीडियम में एक्टिव होता है ये पूछा जा रहा है। तो अम्लीय पीएच, क्षारीय पीएच, उदासीन पीएच, पहले अम्लीय फिर क्षारीय। ये तो कुछ हमारे एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, उदासीन भी नहीं है। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्षारीय पीएच पर, अल्कलाइन पीएच पर ये बैसिलस थ्यूरिजेंसिस एक्टिव हो जाता है। 32, तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु, ध्यान देना क्या पूछ रहा है, सूत्रकृमि के संक्रमण को, जो टैपवर्म्स होते हैं, फीता कृमि, सूत्र विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है? जीन ट्रांसफर की बात हो रही है। तो इसमें बैक्टीरियोफेज नहीं है हमारा ऑप्शन, रेट्रोवायरस भी नहीं है, इस्चेरेसिया कोलाई ये है वेक्टर का काम, लेकिन ये भी ऑप्शन नहीं है। हमारा सही ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने के लिए विशिष्ट जीन को संवाहक द्वारा डाला जाता है। 33, बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती हैं? ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है। ये पेटेंट
बायोपायरेसी पढ़ोगे तो उसमें भी इसकी कहानी आएगी। हल्दी, नीम और बासमती चावल के रेफरेंस में जब अमेरिका ने पेटेंट करा लिया था, तो जबकि हमारे यहाँ इंडिजीनियस वैरायटी है, हिंदुस्तान के लिए बासमती इंडिजीनियस वैरायटी है, हमारी देसी नस्ल है, और इसकी लगभग 27 वैरायटीज हमारे देश में उगाई जाती हैं बहुत पुराने ज़माने से। क्वेश्चन ख़त्म होने वाले हैं। जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम यहाँ स्टैंड्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड, अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता पर निर्णय कौन करता है? तो उसमें बहुत सारे इथिकल पॉइंट्स आते हैं, सोशल पॉइंट्स आते हैं और लीगल पॉइंट्स आते हैं। 3 मुख्य मुद्दों पर बात की जाती है। तो हर देश में, और जिस तरह से WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उस तरह से एक कमेटी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में भी बात करती है कि किस तरह के जीएम के वर्क किए जाएं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और एनिमल्स को किस तरह तैयार किया जाए। इसके लिए पूरी दुनिया के लिए गाइडलाइन करता है। इसके साथ ही साथ हमारे देश में भी संस्थाएं हैं, और इस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, नाम से तो लग रहा है कि ये रिलेट हो सकता है, GEAC और भारतीय एकस्व कार्यालय, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। हम कंफ्यूज होंगे 3 में। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी हम हटा सकते हैं अलग, क्योंकि वहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों की बात हो रही है। हमको प्योर यहाँ बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ एक दूसरा नाम है GEAC, ये इस कार्य को देखता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली इंजीनियरिंग के रेफरेंस में वो उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर मैं आ चुका हूँ, और ये देखो साइंटिस्ट से रिलेटेड है। डॉक्टर रामदेव मिश्र के बारे में पूछा जा रहा है किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है। तो ये बहुत रिनाउंड नेम है, इकोलॉजी से, पारिस्थितिकी के ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और जिनका नाम पूरे देश में, पूरी दुनिया में बड़े रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, जिन्होंने इकोलॉजिकल साइंस पे बहुत अच्छा काम किया था। तो आज की क्लास में इतने, और 36 to 70 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो। ओके।